हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको जो बुक है उसका नाम है BEGLA 138। उसके जो यूनिट फर्स्ट है वो आपको मैं समझाने वाली हूँ। आपकी जो बुक है BEGLA 138 उसकी 3 बुक्स है आपके पास, तो उसके अंदर यूनिट्स हैं जिसकी किसी में 3 यूनिट है, किसी में 4 यूनिट है। तो वो मैं आपको फर्स्ट यूनिट करवा रही हूँ अभी। तो इस यूनिट का नाम है द रीडिंग प्रोसेस, कि रीडिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमें बताना है इसके अंदर क्या है। तो अभी हम ये सारा जो आप देख रहे हैं इंडेक्स है, ये इसमें बता रखा, हम ये चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे। और देखिए आपकी जो ये बुक है BEGLA 138 इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ये, और इसमें से बहुत सारे कमेंट और मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करा दो। तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड कराती हूँ, सॉल्व असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराती हूँ, हैंड रिटन असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराती हूँ, और इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ जो सब आपकी चैप्टर्स है। तो चैप्टर वाइज अभी मैं वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको ईजिली पूरी बुक्स जो है समझ आ जाए कि इसके अंदर है क्या चीज़ें। और इसी तरीके से जो और भी सब्जेक्ट है मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी, तो आप देख सकते हैं। आपके BAG की ये है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये अदर कोर्स में भी है, जैसे BCom में भी है, BAG के जो कोर्स है उसमें भी है। तो आप बस अपना सब्जेक्ट देखना BEGLA 138, और ये जिसके पास होगा ये सब्जेक्ट उनको ये सारे यूनिट्स जो है वो करने होंगे। तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें हमें ये पता चलेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग, कि हम जो वो जो हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। और डू यू लाइक रीडिंग और नॉट, हमें बताना है कि हम रीडिंग हमें पसंद है नहीं है और क्यों, ये बताना है। तो ये तो अभी क्वेश्चन है जो बता रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। द मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड ओवरव्यू, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा मॉडर्न क्लासरूम है आज के टाइम पे, जो क्लासरूम है उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका ओवरव्यू, उसके बारे में हमें पूरा बताना है। इसके बाद देखिए इसमें आज को आपको पता है कि आज के टाइम पे जो हमारी एजुकेशन है वो कैसी हो गई है। उसका पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक हमारी सर्टेन एक क्लासरूम होती थी, फिजिकली हमें वहाँ अपेयर होना पड़ता था, जाना होता था और लेक्चर्स लेने होते थे, जो स्कूल में होता है अभी भी, है ना। बट अब हम देखें कि चेंज हो चुका है। जब से लॉकडाउन आया है तब से क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको लॉकडाउन के बारे में बता रही हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ। बट लॉकडाउन के बाद क्या चेंज आया वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, है ना। हमें जो भी चाहे हम डिस्टेंस मोड से स्टडी करें, जैसे कि इग्नू से डिस्टेंट मोड होता है, या फिर हम रेगुलर करें, तो हमें सर्टेन जो लेक्चर्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में। और हमारे पहले की तरह ये नहीं है कि एक बुक है आपको वही करनी है, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं पढ़ने के, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब अभी आप देखिए कि मैं दिल्ली से आपको पढ़ा रही हूँ किसी एक सर्टेन जगह से, बट आप ये जो बुक पढ़ रही है आप पता नहीं कहाँ से होंगे, अलग अलग स्टेट से होंगे, है ना। एक ही जगह से तो आप आ नहीं रहे मेरे पास पढ़ने। तो वही इसमें बताया गया कि अब हमारे पास सोशल हो गया सब चीज़ें, है ना, सोशल हो गया स्टडी जो हमारी है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, सर्टेन हम लेक्चर अपने अटेंड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम जाए ही, जैसे कि हमें रेगुलर जाना हो तभी हम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप डिस्टेंस मोड में भी जब आप नहीं जाते तब भी उसमें स्टडी कर सकते हैं। और जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, और आप कहीं से भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको अपने टीचर्स के पास, अपने गुरु के पास ही जाना होता था नॉलेज को गेन करने के लिए, लेने के लिए। बट आपके पास अब बहुत सारे सोर्सेज हैं कि आप नॉलेज को अपना गेन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है कि अब जो सोशल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जैसे सोशल मीडिया की भी अगर हम बात करें, आगे अभी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर इंस्टा पे वीडियो देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, तो सोशल इट्स वेरी पावरफुल नाउ डेज। तो वही इसमें आपको बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं थोड़ा। और अब हम किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादा, जैसे कि इनजस्टिस के बारे में, जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, अपने कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, इम्पावरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है।
और सब चीज़ की लैंग्वेज जो है एक अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, चाहे आप अलग जिसका कल्चर हो उसके अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पे 5C की बात हो रही है। 5Cs क्या होते हैं, इसमें आप देखेंगे कि 5C पहले होते क्या है, किसी भी लैंग्वेज को हमें इफ़ेक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है, ठीक है, पावरफुल होनी चाहिए कोई लैंग्वेज, तो इसके लिए 5C होनी चाहिए। 5C क्या होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट होता है आपका, कम्युनिकेशन होता है, कॉग्निशन होता है, कल्चर होता है और कॉन्टेक्स्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्टेंट क्या होता है। कंटेंट, जो आपका कंटेंट कोई आपको दिया होगा, जैसे कि आपके पास कुछ भी पढ़ना है तो आपका कंटेंट क्या है उसके ऊपर बोलने के लिए, तो आपके पास कंटेंट अच्छा अगर होगा बोलने के लिए तो आप पावरफुल एक स्पीच दे सकते हैं। तो उसमें वैल्यूएबल चीज़ें रखनी चाहिए उससे, जैसे कि कोई भी आपका टॉपिक है तो उसका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपका किसी के भी साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर इसके बाद है कॉग्निशन, जिसमें कि आप एक्सपीरियंस अपना या फिर आप जो फील कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे कि आपकी क्या उसमें अनुभूति है। किसी भी टॉपिक पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आप अपने उसमें जो अपनी बातें रखेंगे। उसका कल्चर, कि किसी भी हम टॉपिक पे या किसी लैंग्वेज पे बात करें तो उसका कल्चर पूरा हमें पता होना चाहिए किस तरीके का है। फिर कॉन्टेस्ट होता है कि हम जब पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं तो लास्ट में हम कंक्लूजन टाइप का करते हैं ना, उसको संदर्भ में या फिर ऐसे करके उसको बताते हैं, उसके बारे में है। तो ये 5C जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज या फिर क्लासरूम में जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे पावरफुल बनाए, फिर उसके बारे में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। जो माइकल पी ब्रेन थे, उन्होंने उनके जो टाइटल था द सोशल कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग, इसके अंदर क्या था कि उन्होंने जो क्लासरूम में स्टडी होती है, लैंग्वेज स्टडी होती है, उसके बारे में उनके दो परसेप्शन थे, दो उन्होंने थॉट रखे थे कि एक तो जब हम डिफरेंट टाइप के दो लर्निंग हो सकती है लैंग्वेज लर्निंग, एक तो हो सकती है रिसर्च पे और एक हो सकती है टीचिंग पे। तो ये दो चीज़ उन्होंने बताई थी। तो आप ये अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से माइकल पी ब्रेनिंग है, यहाँ से आप ब्रेनिंग जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं उनके थॉट्स जो उन्होंने बताए हैं। इसमें अब ये भी कंडीशन बताई गई है कि अगर हम फिज़िकल रूप से जाते हैं किसी क्लास में, रेगुलर रहते हैं और वहाँ पे हमें कोई टीचर है जो लेक्चर डेली देता है, डेली हमें पढ़ाता है, तो उससे हम जो कल्चर रीडिंग है वो अपनी इम्प्रूव कर पाते हैं। हमारे जो रीडिंग स्किल्स है, हमारी जो पढ़ने की क्षमता, उसको हम इम्प्रूव कर पाते हैं। और अगर हम डिस्टेंस से वो चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे रेगुलर, तो उसमें थोड़ा फिर डिफरेंट आ जाता है। बट अगर हम ऑनलाइन भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो फिज़िकली और ऑनलाइन दोनों सेम है। बट अगर ऐसा नहीं करते कि हम फिज़िकली में तो डेली जाते हैं, इन्वायरमेंट हमारा डिफरेंट रहता है, वहाँ जाके स्टडी करते हैं, तो फिर हमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आता है कंपेयर टू अगर हम ऑनलाइन जाते नहीं है या फिर डिस्टेंस मोड से पढ़ते हैं और हम पढ़ते ही नहीं है, बस खाली एग्ज़ाम देके। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब ऑनलाइन अगर जिस अभी पढ़ रहे हैं डिस्टेंस मोड से, तो वो एग्ज़ाम टाइम पे ही या तो फिर पढ़ेंगे या तो फिर वो भी नहीं पढ़ेंगे और एग्ज़ाम दे के आएंगे। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स को देखो, वो डेली जाते हैं, ठीक है, और डेली जो भी लेक्चर दिए जाते हैं उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं। तो कंपेयर करेंगे दोनों में तो किसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे या किसको ज़्यादा नॉलेज होगी, जो रेगुलर जा रहा है उसको। तो वो सब चीज़ भी यहाँ बताई गई है। अब हम इसमें जो डिफरेंट टाइप के या फिर डिफरेंट टाइप के क्लासरूम सिचुएशन है उसको कंपेयर करेंगे। तो इसमें बताया गया कि जो डिफरेंट टाइप के क्लासरूम है उसमें क्या क्या कंपेयर है। कि पहला तो ये कि जो हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं या फिर कोई भी टीचर या लेक्चरार होता है, हमें कोई चीज़ सिखाता है, तो उसका पहला काम होता है कि वो हमें अच्छे से लैंग्वेज को सिखाए, अच्छे से उसके बारे में डीप नॉलेज दे और इसके हिस्टोरिकल के बारे में हमें बताए। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूरा बेस आपका कवर होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसी के अंदर जैसे कि 1 2 3 ऐसे इसमें 3 टाइप के दे रखे हैं क्लासरूम
कि क्लासरूम रीडिंग कैसे होती है उसके बारे में बता रखा है। 3 डिफरेंट टाइप के बारे में इसमें बता रखे हैं। तो वही एक ही एक बात को समझाया गया है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, हम अपने जो थॉट्स हैं वो दूसरे तक अच्छे से पहुंचा सकें और मजबूती से अपनी चीज़ को किसी के आगे रख सके। वो पावरफुल होनी चाहिए, उसमें कंटेन अच्छा होना चाहिए, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि हम अपने जो रीडिंग है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग से। आपको ये पता ही होगा, अगर हमको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, चाहे इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, जर्मन हो, तो आपको पहले अच्छे से उसको सुनना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको सीख सकते हो। तो वही इसमें बताया गया कि कोई भी अगर आपको कुछ बता रहा है उसको केयरफुली आपको सुनना है, उस चीज़ को आपको देखना है, उसके एक्सेंट कैसे हैं, वो किस तरीके से बोल रहा है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है। फिर स्पीकिंग है, वही चीज़ को आपको फिर दोहराना है, उसी हिसाब से आपको बोलना है उसी वर्ड को। और फिर रीडिंग है और राइटिंग होता है। ये 4 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी लैंग्वेज सीखने का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो अगर ये 4 चीज़ आप अगर करते हैं तो आप कोई भी जो रीडिंग स्किल्स है या लैंग्वेज है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वही उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। और उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। आप अगर अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, रीडिंग स्किल्स को या फिर लैंग्वेज स्किल्स को, तो आपको उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक ऐसे पर्सन के साथ बैठिए जिसको उसके बारे में नॉलेज हो, कि आपके अंदर कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है स्किल्स ऑफ नॉलेज के ऊपर। तो ये उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड के बारे में पता होना चाहिए। हम जब भी अगर इंग्लिश की एक बात करते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम कैसे सीखेंगे उसको? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तो हमने समझ लिया। बट अगर हमें उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि उसके अंदर लॉन्ग साउंड कौन से होते हैं, शॉर्ट साउंड कौन से होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कैसे एक्सेंट को यूज़ किया जाता है। अब जब हम ब्रिटिश और अमेरिकन जो है उसकी इंग्लिश की बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ साउंड को अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसकी कोई साउंड आप उसमें लॉन्ग बोलते हैं, किसी में शॉर्ट में ही बोल देते हैं। तो वो सब आपको इसमें पता होना चाहिए। और जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और फिर उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अपना फ्लुएंट जो इंग्लिश है या फिर फ्लुएंट स्किल्स है, लैंग्वेज है, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और सारे आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए, चाहे आपके वोवल्स हो या फिर कॉन्सोनेंट साउंड हो, ये आपको आइडेंटिफाई और अच्छे से पता होने चाहिए, उसकी राइमिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से उसको बोलना है। लेटर सारे आपको पता होने चाहिए। लोअर केस होता है, हायर केस होता है, कि कब हमको कोई साउंड को प्रोनाउंस करना, किसको आ प्रोनाउंस करना, ऐसे होता है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हम कोई जब लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी स्किल्स को, तो डिकोड करने में हमें उसमें प्रॉब्लम आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं डिकोड करने में। जैसे कि अब अगर आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं या हिंदी सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप उसको समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको अच्छे से, या तो फिर जो सामने वाला बोल रहा है आप उसको समझ नहीं पाओगे, कि वो जिसकी इंग्लिश ही लैंग्वेज बोल रहा है तो उसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे बोल रहा है कि आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है या फिर आप एकदम फ्लुएंट नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो आपको बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम जो है, डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, उसके साउंड को अच्छे से सुने कि वो क्या बोल रहा है और फिर उसको समझें। और अब नेक्स्ट पॉइंट में है कि हम किसी भी वर्ड को रिकॉग्नाइज कैसे करें, उसको समझेंगे, तभी हमें कोई सेंटेंस या पैराग्राफ है समझ में आएगा। हम उसको तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हमें वो वर्ड, लेटर अच्छे से समझ आए, पता चले कि इसका ये मतलब होता है, तभी हम उसको समझ सकते हैं और हमें यहाँ पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम कोई भी पैरा पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पैरा पढ़ ले बट हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हमें या तो उसका मीनिंग नहीं पता होगा वर्ड का या फिर वो लेटर नहीं पता होगा, तो हम इसलिए वहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है।
फिर स्पीड की बात है कि हमें स्पीड कैसी रख, जैसे कि कोई अगर बोल रहा है आपके आगे तो उसकी स्पीड कैसी है, उसके ऊपर भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। स्पीड हमें कैसी रखनी चाहिए, अगर हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसके अंदर कॉमा और बहुत सारे साइन होते हैं जो हम अगर वहाँ पे पोज नहीं करते, रुकते नहीं है, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर यहाँ स्पेलिंग के ऊपर बताया गया, जब रीडिंग स्पेलिंग जो होती है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, क्योंकि हमें अच्छे से वो वर्ड पता नहीं होते या फिर हमने लिखे नहीं होते हैं, देखे नहीं होते, तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी होना एक आम बात है। तो हमें जब भी कोई वर्ड हम सुनते हैं तो उसको अच्छे से पहले तो सुनना है, तभी तो उसके लिख पाओगे, तभी आपकी स्पेलिंग भी सही होगी, आपको लेटर्स पता होगा सही से। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। अभी फिलिंग द ब्लैंक से इसको करेक्ट करना है कि क्या क्या है। तो किसने दिया था, माइकल ब्रेन ने दिया था, जो हमने अभी मेटाफोर क्लासरूम के बारे में पढ़ा। तो वो यहाँ पे आपको टिक करना है कि किसने किया। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इन्हों को आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको रीडिंग कराया था तो यहाँ पे आप इन्हों के आंसर दे सकते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में हम इसमें देखते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर क्या होता है कि हम क्विकली इसको पढ़ लेते हैं, ये इंजॉयबल होती है पढ़ने में। जैसे कि हम किसी नॉवल के बारे में देख लेते हैं तो हम इसमें फास्ट इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसको जब पढ़ते हैं तो हमें इंजॉयमेंट फील होती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हमें इसमें डीप नॉलेज लेनी पड़ती है, जैसे कि इसके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, इसके जो अंदर डिटेल्स है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इसके एम्स और टास्क के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर हम डीपली पढ़ते हैं और इसमें ज़्यादा हमें प्रेशराइज टाइप का भी पढ़ना पड़ता है कि हमें अगर समझ नहीं आ रहा, जैसे कि हमारे पास कोई पैराग्राफ है तो उसके अंदर हमें पूरा पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है इसको पढ़ने का, हमारे को टास्क क्या है, क्यों पढ़ना है इसको, इसके बारे में क्या है, इसका कल्चर क्या है, सब पता होना चाहिए। बट एक्सटेंसिव में ऐसा नहीं होता, आप इसको क्विकली पढ़ सकते हैं। और जो इंटेंसिव रीडिंग होती है आप मोस्टली क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, और जो एक्सटेंसिव होती है क्लासरूम के बाहर पढ़ी जाती है। तो ये इसमें है। रीडिंग रीडनेस एक्सपीरियंस में क्या है कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये इसमें बताया जाता है कि आप रेडी टू रीड हैं कि नहीं, कि आप पढ़ने के लिए उसको तैयार है, उसको समझने के लिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम खाली रीड कर रहे होते हैं बट हमें समझ नहीं आ रहा होता हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बस रीड करते, लास्ट में हम देखते कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया है कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या था। ऐसे बहुत बार एग्ज़ाम टाइम पे स्टूडेंट के साथ होते हैं, स्टूडेंट्स बताते भी मैम हमने पूरा पढ़ लिया पर हमें समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, आपने अपना माइंड फोकस नहीं लगाया वहाँ पे, और ना आप रीड करने के लिए रेडी थे, बट आप उसको रीड कर रहे हैं ओनली, पर आपको समझ नहीं आया। उसके अंदर फिर 3 उसको पैराग्राफ में बांटा गया है आगे। पहला पॉइंट है विजुअली डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ की एबिलिटी को डिफरेंस कर पाते हैं, किसी चीज़ के, इसके ऑब्जेक्ट जो हो गया सिनोनिम, उसकी कोई सिंबल हो गया, शेप होगी, इसको जब हम वो करते हैं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उसका पैटर्न कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ों को जब हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं उसको ही विजुअल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। कि विजुअली हम किसी चीज़ को डिफरेंस कर पाएँ कि हाँ ये इससे अलग है, इसका इस तरीके का शेप है, टेक्स्ट इसका ऐसे है, कलर इसका ऐसे है, शेप इसकी ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ें लिख रखा है कि सेम और डिफरेंट हम उसमें कर पाए कि क्या इसमें सिमिलरिटी है, क्या इसमें डिफरेंस है। ऑडिटोरी डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि इसके अंदर हम जो वर्बल्स है या फिर जो लिसनिंग पावर है उसके अंदर ध्यान दिया जाता है कि हम जैसे कि यहाँ लिखे 0 और 0 दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे साउंड ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है उसको, कि हम उसको समझ पाए कि हाँ दोनों में क्या डिफरेंट है। तो ऑडिटोरी इसमें यही है कि आप वर्बल्स को या जो आपके कॉन्सोनेंट हैं या फिर जो भी वर्ड लेटर हैं आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं।
अब है मेमोरी ट्रेनिंग। तो देखिए मेमोरी ट्रेनिंग में सिंपल सी चीज़ है कि जितनी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपकी मेमोरी जो है शार्प होगी, आपको हर चीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा, चाहे आप वो ऑडिटोरी के बारे में हो या फिर आपका जो पहला था विजुअलिटी के बारे में हो। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब तक आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, आपको तभी उसके फैक्ट, उसके डाटा जो होता है ये सब पता चलेगा। तो वही इसमें बताया गया है। अब यह रीडिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया कि रीडिंग प्रोसेस क्या होता है। पहले इंट्रोडक्शन आपको कोई भी चीज़ है उसके बारे में देना होता है कि अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी पढ़े तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले मेनली होता है कि हम बताते हैं कि इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और ये चीज़ के बारे में उसका जो भी बैकग्राउंड है, हल्का फुल्का बैकग्राउंड जो है वो वहाँ पे बता देते हैं। फिर रीडिंग जो है हम उसमें रीडिंग करते हैं, उसके जो मेन उसके अंदर चीज़ें बताई गई होती है हम उसके बारे में बताते हैं। फिर जो कंप्रहेंशन टास्क होता है वो हम उसमें देखते हैं कि रीडिंग करने के बाद हमें सर्टेन क्वेश्चन उसमें से देखने होते हैं, निकालने होते हैं, उसके आंसर उसमें फाइंड आउट करने होते हैं। फिर उसके बाद है रिव्यू, कि हम जब पढ़ लेते हैं उसके बारे में हम समराइज़ करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप इसको अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो इसको पॉज करके ही पढ़ सकते हैं, बट आपके लिए इतना इनफ है, इतना डिटेलली आपसे पूछा नहीं जाएगा और ज़्यादा लॉन्ग आंसर भी आपको इसमें नहीं लिखने होंगे। स्टेज 1 ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि रीडिंग प्रोसेस जो है उसके कितने स्टेज होते हैं। 3 स्टेज होते हैं। तो पहला एलिमेंट्री रीडिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसके जो लेटर्स है वो हमें पता होने चाहिए, उसके वॉवल्स और जो कॉन्सोनेंट है वो पता होने चाहिए। हमें 1 से 2 लेटर में उसको लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम हिंदी सीखते हैं, कोई भी छोटा बच्चा हिंदी सीखता है या फिर इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें ही तो पता हो। सबसे पहले प्रोसेस ही क्या होता है किसी चीज़ को रीड करने का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसको पहले जो भी इसके अंदर जैसे हम क ख ग सीखते हैं तो हमें क्या क से ज्ञ तक पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फिर हम एक वर्ड का लिखते हैं, फिर हम 2 वर्ड्स के लिखते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो वही सब इसमें बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप। तो ये पहला एलिमेंट्री होता है जिसके अंदर हम एक छोटे बच्चे को कैसे हम क ख ग या ABCD सिखाते हैं या इंग्लिश पढ़ना या हिंदी पढ़ना लिखना सिखाते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस इसमें लिखा गया है। फिर उसको कैसे बोलना है, ठीक है, उसको सारी चीज़ें उसके अंदर पता होनी चाहिए। अब इसका सेकंड स्टेज जो है इंटरमीडिएट रीडिंग में क्या होता है कि अब इसमें आपका इंटरेस्ट की बात आती है। अब इसमें पहले तो आपने लिखना पढ़ना बोलना सीख लिया, ठीक है, रीडिंग सीख ली पहले प्रोसेस में एलिमेंट्री में। अब जो इंटरमीडिएट होता है जब उसके अंदर हम साउंड को इन सब के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से सुनते हैं उन सब चीज़ को, हमें सब पता चल जाता है। तो अब हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसके अंदर फिर अपने थॉट्स को डालते हैं, उसको हम और कैसे इम्प्रूव करें और किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, वो सब चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं, उसको इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। इसके अंदर आपके जैसे कि टाइटल हो गए, हेडलाइन हो गई कोई, ठीक है, हम अपने थॉट्स को वहाँ डाल रहे हैं, पैसेज हो गया उसको समझना हो गया, ये सब चीज़ें, पैराग्राफ्स हो गए, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक, तो ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। अब थर्ड स्टेज हम पढ़ेंगे। अब एडवांस रीडिंग है। थर्ड स्टेज में एडवांस रीडिंग देखते हैं। अब एडवांस रीडिंग में क्या आ गया कि आप पर्सनली उसको रीड करते हैं, फ्लुएंटली रीड करते हैं, फ्लुएंटली पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, मतलब आप एडवांस हो चुके हो उस चीज़ में। पहले तो हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं कि हमने इंग्लिश पहले सीखी, ठीक है, पढ़ना बोलना लिखना सीखा, उसके अंदर क्या उसके कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स है, उसके लेटर्स है, वर्ड्स है, ये सब हमने सीखा। फिर हमने उसके अंदर अपने थॉट्स डाले कि हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, ये सब हो गया। फिर एडवांस में होता है कि हम उसमें मास्टर बन चुके हैं, फ्लुएंटली हम उस चीज़ को अब कर सक रहे हैं। अब जैसे कि कोई बच्चे ने इंग्लिश पहले बचपन में सीखी, फिर उसके बारे में उसने लिखा होगा, फिर वो इतना अच्छा बोल रहा है, उसको अच्छे से समझ रहा है, अपने थॉट्स उसमें रख रहा है, तो वो एडवांस रीडिंग हो गया कि हम उसके बारे में और अच्छे से पढ़ रहे हैं या फिर और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया उसके बारे में, तो एडवांस रीडिंग होगी। तो बस इतना ही था इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि कितने टाइप के स्टेज होते हैं रीडिंग के, तो आपको याद होने चाहिए तीनों, एलिमेंट्री, और फिर ये जो थर्ड था ये आपका था एडवांस, और जो सेकंड था
वो था आपका इंटरमीडिएट। तो ये 3 थे जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब रीडिंग थॉट स्टोरी जो है वो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि रीडिंग थ्रू स्टोरी जो है उसके लिए हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है कि हम पहले शॉर्ट स्टोरीज़ रीड करें, उसके बाद डिफ़िकल्ट या अडल्ट जो लर्नर होते हैं वो फिर बड़ी स्टोरी रीड करें। सबसे पहले क्या होता है, आपको क्या बोला जाता है कि छोटी स्टोरीज़ जो होती हैं उन्हों को रीड करो, उनको समझो, जो इजी लैंग्वेज में है उसको पढ़ो। उसके बाद फिर बड़ी जो हार्ड होते हैं जिसके अंदर वोकेबलरी टफ हो, फिर वो पढ़नी चाहिए। सबसे पहले इजी वोकेबलरी, इजी टू अंडरस्टैंड जो सेंटेंस होते हैं वो आपको स्टोरीज पढ़नी चाहिए, उसके बाद फिर टफ में आपको जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है आपका, ये आपका फिनिश हो चुका है और ये इसके क्वेश्चंस है नीचे यहाँ पे, आप इन्हों को देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं स्टूडेंट्स के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 4 ग्रुप है, अगर कोई भी ग्रुप आपको पूरा फुल दिखता है तो आप नेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप मेरे हैं जो फुल हो चुके हैं। तो इसलिए आप चेक कर लेना कि कौन से ग्रुप खाली है ताकि आप उसमें ऐड हो सको। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ जो हेल्पफुल है वो अपलोड करती हूँ। फेसबुक पेज को भी या फेसबुक को भी वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर सॉल्व असाइनमेंट लेने हो, हैंड रिटन असाइनमेंट लेने हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ लेनी हो, उसके लिए व्हाट्सअप कर लेना, इनके चार्जेस हैं। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई चैप्टर है समझ नहीं आ रहा है, उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो चाहते हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर देना ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। अभी तो मैंने चैप्टर के ऊपर बना रही हूँ, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के ऊपर मैंने वीडियो पहले बना रखी है और आगे अभी और भी बनाऊँगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।